हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर के बायोटेक पेपर का, और वो टॉपिक का नाम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नाउ इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक बनाए थे इसके ऊपर वो कौन से थे? वेक्टर से संबंधित, यानी कि जब हम जीन्स की क्लोनिंग करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर काम में लेते हैं। तो इससे पहले हमने कई सारे वेक्टर के बारे में बताया था कि वेक्टर क्या है, वेक्टर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वेक्टर की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में अपन ने बताया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा है वो कौन सा है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नाउ यहाँ पर अपन इसको वेक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, वेक्टर और ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो एक ही चीज़। क्या मतलब है इसका? कि ये किस लिए कंस्ट्रक्ट किए गए, कंस्ट्रक्ट मतलब इनका निर्माण किया गया है, आर्टिफिशियली इनका कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया है। किसके लिए किया गया है? कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है उसकी या तो कॉपी बनाना या उसकी क्लोनिंग करना बैक्टीरिया के अंदर, या उसका रख रखाव करना, यानी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना या cDNA लाइब्रेरी बनाना। इसके लिए हमें वेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ अपन इसको आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेक्टर की जो कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो DNA इंसर्ट ले जाने की कैपेसिटी है दूसरे वेक्टर की, जैसे अपन ने पढ़ा था, फेजमिड पढ़ा था, कॉस्मिड पढ़ा था, इन सब की जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो कैरिंग कैपेसिटी क्या थी? बहुत कम थी। जैसे PBr322 था, PUC वेक्टर था जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा, इनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम थी और ये कुछ किलो बेस तक के DNA इंसर्ट को लेकर जा सकते थे या इनको कॉपी कर सकते थे। लेकिन जब अपन देखा कि जो बैक है इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये करीब मोर देन 50 किलो बेस, यानी कि 50 किलो बेस से बड़ा DNA इंसर्ट और 300 किलो बेस तक का DNA इंसर्ट जो है उसको कैरी कर सकता है, उसकी कॉपी को मेंटेन रख सकता है। इसीलिए चूंकि इसकी साइज एक छोटे माइक्रो क्रोमोसोम जितनी है, इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ वेक्टर नहीं बोलकर क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम बोल रहे हैं। अब आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नेचुरल रूप से बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, इसको अपन ने कंस्ट्रक्ट किया, निर्माण किया, अलग अलग हिस्सों के द्वारा इस प्लाज्मिड का अपन ने निर्माण किया है एज ए वेक्टर के तौर पर। इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोल रहे हैं। देन बैक्टीरियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर अपन इसका बना रहे हैं, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उससे अपन इसका निर्माण कर रहे हैं। तो इस शब्द का मतलब तो समझ में आ गया कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का मतलब क्या है? कि ये भी बैक्टीरिया में मिलने वाला एक प्रकार का क्या है? वेक्टर है, एक प्रकार का प्लाज्मिड है जिसको अपन ने एज ए वेक्टर के तौर पर क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया, इसका निर्माण किया है। ठीक है, चूंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इसलिए अपन इसको क्रोमोसोम की संज्ञा दे रहे हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की संज्ञा दे रहे हैं। नाउ अपन बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया गया। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1992 के अंदर हिरोशी शिजुआ जो है उनके और उनके साथियों ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जो इकोलाई बैक्टीरिया है, इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसे प्लाज्मिड जो F प्लाज्मिड मिलता है, इकोलाई बैक्टीरिया में F प्लाज्मिड मिलता है। F प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो जिसे अपन ने कॉन्जुगेशन पढ़ा था, एक वीडियो में अपन ने पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन बताया कि बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन कैसे होता है, जिसमें एक बैक्टीरिया के अंदर F प्लाज्मिड होता है जिसको अपन F पॉजिटिव बोलते हैं, और जिस बैक्टीरिया के अंदर F प्लाज्मिड नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? F नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। अब इसमें ये F प्लाज्मिड वाला जो बैक्टीरिया है ये फर्टिलिटी फैक्टर के द्वारा क्या करता है? कॉन्जुगेशन करता है, दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन नाल बनती है और वहाँ पर ये प्लाज्मिड जो है उसकी एक कॉपी ट्रांसफ़र कर दी जाती है किसमें? F नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो वो भी कैसा बन जाता है? F पॉजिटिव बैक्टीरिया बन जाता है। तो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड जो नेचुरल रूप से बैक्टीरिया में, इकोलाई बैक्टीरिया में मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? F प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इस F प्लाज्मिड के अंदर ही हिरोशी शिजुआ और उसके साथियों ने क्या किया? ह्यूमन के
यानी कि मानव डीएनए के करीब 300 किलो बेस तक के डीएनए फ्रेगमेंट को, डीएनए खंडों को क्लोन किया, जो कि बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम में आए। तो उनका निर्माण जो है, बैग का निर्माण सबसे पहले किन्होंने किया? हिरोशी शिजुआ और उनके साथियों ने। नाउ आज की तारीख में हम देखते हैं कि अगर हमें लार्ज डीएनए खंड को कॉपी करना है, तब हम किसको काम में लेते हैं? बैग को काम में लेते हैं। यैक को भी काम में लेते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहां हमें यूकैरियोटिक जीन्स जो हैं उनका एक्सप्रेशन भी करवाना या उनका मेंटेनेंस रखना हो, तब हम यैक काम में लेते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम काम में लेते हैं। चूँकि आज अपन पढ़ रहे हैं बैग के बारे में, इसलिए अपन डिटेल किसके बारे में बताएंगे? बैग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो किसके ऊपर होगा? यैक के ऊपर होगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के। तो उसमें हम इसकी डिटेल बताएंगे। नाउ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अब चूंकि अभी अपन ने क्या कहा कि इसका अपन ने निर्माण किया, इसका अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है, यानी कि कई सारे खंडों को लेकर, छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर अपन ने क्या किया है? इसका निर्माण किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। तो इसका बेस तो क्या है? एफ प्लाज्मिड। बेस क्या हो जाएगा इसका? एफ प्लाज्मिड, जो कि एक बैक्टीरिया में, इकोलाई बैक्टीरिया में नॉर्मल रूप से मिलता है एफ प्लाज्मिड, जो किसके लिए उत्तरदायी होता है? कॉन्जुगेशन के लिए उत्तरदायी होता है। और इस कॉन्जुगेशन के द्वारा ये क्या करता है? अपने एफ प्लाज्मिड को किस में ट्रांसफ़र करता है? दूसरे बैक्टीरिया जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड नहीं होता है। चूँकि इस एफ प्लाज्मिड के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन भी मौजूद होती है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के द्वारा ये सामान्य रूप से क्या करता है? अपने प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करता है। नाउ इसी एफ प्लाज्मिड का उपयोग कर हमने इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का निर्माण किया है। ठीक है। अब इस क्रोमोसोम, ये जो वेक्टर है, जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? क्योंकि जब कभी भी हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसके कंपोनेंट इम्पोर्टेंट होते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो अगर अपन देखें कॉमन जीन कंपोनेंट इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें एक रेप्लिकेशन ई जीन मौजूद है, रैप ई जीन। ठीक है। और ये जो रैप ई जीन है, ये इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉपी नंबर के लिए उत्तरदायी है। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये प्लाज्मिड अपनी प्रतिकृति स्वयं कर सकता है। ठीक है। और अपनी कॉपी का जो कितनी कॉपी होगी इसकी उस बैक्टीरिया के अंदर, उसका निर्धारण कर सकता है। तो ये जो रेगुलेशन होता है, ये किसके द्वारा होता है? रेप्लिकेशन ई जीन के द्वारा होता है, जिसको अपन ने इसके अंदर डाला है। तो एक कंपोनेंट हो गया इसका रैप ई जीन। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके अंदर दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी मौजूद होते हैं, जैसे ओरिजिन वी और ओरी टी। ओरी टी जो है ये सिंगल कॉपी, जो प्लाज्मिड, जो नॉर्मली अपन देखते हैं कि प्लाज्मिड किस रूप में होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में होता है। तो ओरी टी जो है ये सिंगल कॉपी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ओरी मतलब टी मतलब ट्रांसफ़र, यानी कि ओरी टी ऑफ रेप्लिकेशन जो है यहाँ से इस पूरे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की सिंगल कॉपी बनकर किस में ट्रांसफ़र हो सकती है? रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। इसी तरह से ओरी वी जो है वो डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेशन के लिए, ये जो रेप्लिकेशन है इसका खुद का, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में रेप्लिकेशन होगा, तो वो का काम आएगा जिसमें ओरी वी काम में आता है। ठीक है। इसका मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड कॉपी भी कर सकता है और डबल स्ट्रैंड कॉपी भी कर सकता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके अंदर कुछ जीन सेगमेंट्स होते हैं, पार्टीशनिंग जीन सेगमेंट, जिसको अपन पार्टीशनिंग, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं पार ए बी सी। पार का मतलब होता है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग का मतलब क्या होगा कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि इसकी जो डॉटर सेल है, जब सेल डिवीजन होगा इस बैक्टीरिया का, तो उस डॉटर सेल या ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या करता है? जो इस प्लाज्मिड का स्टेबल मेंटेनेंस रखता है, यानी कि इस प्लाज्मिड को स्टेबल रखता है। जैसे इसकी एक कॉपी है तो इसकी एक कॉपी को स्टेबल रखता है डॉटर सेल, इक्वल पार्टीशनिंग करता है। जो डॉटर सेल है सेल डिवीजन के समय, उसमें इन प्लाज्मिड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के समय काम में आते हैं कौन से? ये पार्टीशनिंग जीन ए, बी और सी। तो इसमें 3 पार्टीशनिंग जीन है, ए, बी और सी, जो कि सेल डिवीजन के समय
इस प्लाज्मिड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसके अंदर, डॉटर सेल के अंदर। साथ साथ में उसको इंश्योर करते हैं, यानी कि इंश्योर करते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है वो स्टेबल रहेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इस इंटेक्ट रहेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये कंपोनेंट हो गए दूसरे कौन से, पार्टीशन ए, बी और सी। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर भी है। अब सेलेक्टेबल मार्कर दो तरह के इसके अंदर, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट मार्कर भी है और साथ में लैक-जेड जीन भी इसके अंदर मौजूद है। ये दोनों जो एंटीबायोटिक्स, दोनों जो सेलेक्टेबल मार्कर है, ये इसके स्क्रीनिंग में काम में आते हैं। आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इसके स्क्रीनिंग में काम आते हैं। अब अपन इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, किसके ऊपर, स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को बैक्टीरियल की हजारों कॉलोनी के अंदर कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अपन ये सब प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि ये सब की चीज़ें कैसी होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। जैसे हमने एक बैक्टीरिया की पेट्री प्लेट ग्रो की, ठीक है, जिसमें हज़ारों कॉलोनीज़ हैं। उन हज़ारों कॉलोनीज़ के अंदर किस कॉलोनीज़ के अंदर या किस बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर अपना वेक्टर गया है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर यानी जिसको अपन ने कंस्ट्रक्ट किया है, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर किस कॉलोनी में गया, कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे। तो कई सारे मेथड होते हैं, वो उसमें सेलेक्टेबल मार्कर काम में आते हैं। ये अपन सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसको सेलेक्ट करने के लिए इसमें कम से कम 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मौजूद है। जैसे यहाँ अपन देखते हैं क्लोरिनफेनिकोल रेसिस्टेंट जीन, REDF जीन जो है वो मौजूद है। साथ में अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर लैक-जेड जीन भी मौजूद है। और ये जो लैक-जेड जीन है, ये लैक-जेड जीन इसके इस लैक-जेड जीन के अंदर ही एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी मौजूद है। अब मल्टीपल क्लोनिंग साइट पहले भी अपन बता चुके हैं क्या होती है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब होता है कि वो साइट जहां पर एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट मौजूद होती है, जिसके द्वारा हम इस जगह से इस प्लाज्मिड को काट कर क्या कर सकते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। और चूंकि इसकी नॉर्मल कैपेसिटी, अभी जो ये इसकी साइज कितनी है, ये तो 8.1 किलो बेस है, लेकिन हम इसमें 150 किलो बेस तक का या 300 किलो बेस तक का DNA इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ से, इस लैक-जेड जीन के अंदर मौजूद जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है उसमें से किसी एक एंजाइम को यूज में लेकर। जैसे मान लो अपन ने BMH1 को यूज लिया, ठीक है, या HindIII को यूज लिया, तो इसमें से क्या होगा, इस जगह पर ये एक कटान उत्पन्न होगा और ये लीनियर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इस लीनियर फॉर्म के बैक्टीरिया, ये तो हो गया अपना प्लाज्मिड, कौन सा, लीनियर फॉर्म का प्लाज्मिड हो गया। साथ में अपन क्या कर रहे हैं, इसके साथ में जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी क्या कर रहे हैं अपन, इसी एंजाइम से, कौन सा, HindIII से ही पाचित कर रहे हैं, इसी एंजाइम से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो HindIII है वो जहाँ जहाँ पर उसकी रिकॉग्निशन साइट होगी, किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, जिससे अपन जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ पर भी DNA के टुकड़े करेगा। और इन DNA टुकड़े को अपन इंसर्ट किस में कर देते हैं, यहाँ पर, जहाँ पर अपन ने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटा, ठीक है। तो ये जो लैक-जेड जीन है, जो नॉर्मली अपन देखते हैं कि जब इंटेक्ट रहती है, तो इंटेक्ट रहती है तो एक्स गैल माध्यम के ऊपर, एक्स गैल माध्यम के ऊपर कैसी कॉलोनी बनाती है, नीली कॉलोनी बनाती है, ब्लू कलर की कॉलोनी बनाती है। सामान्य अवस्था में अगर अपन ने इसमें DNA इंसर्ट नहीं डाला है, उस स्थिति में तो क्या करेगी, ये ब्लू कॉलोनीज बनाएगी। और अगर अपन ने इसमें DNA इंसर्ट डाल दिया है, तो जैसे ही DNA इंसर्ट डालेंगे ये कैसी हो जाएगी, ये जीन इनएक्टिवेट हो जाएगी। और इनएक्टिवेट होकर अब ये एक्स गैल के ऊपर क्या बनाएगी, वाइट कॉलोनीज बनाएगी। तो जिन कॉलोनी के अंदर अपना DNA इंसर्ट गया है वो एक्स गैल के ऊपर कैसे बनाएगी, वाइट कॉलोनी बनाएगी। तो उससे उनका क्या करेंगे, अपन सिलेक्शन आसानी से कर सकेंगे। तो इसमें दो तरह के सेलेक्टेबल मार्कर है, लैक-जेड जीन भी है और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन भी है, यानी डबल सेलेक्टिव मार्कर, जो कि एक क्लोनिंग वेक्टर की खासियत है, विशेषता है।
गुणधर्म है कि अच्छा वेक्टर उसको माना जाता है जिसमें कम से कम 2 सेलेक्टेबल मार्कर हो। तो इसमें भी 2 सेलेक्टेबल मार्कर है, एक तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट और साथ में क्या है, LAC-Z जीन मौजूद है जिसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी मौजूद है। तो तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया इसका, सेलेक्टेबल मार्कर इसके अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर 2 फेज प्रमोटर भी है, T7 और SP6। ये दोनों प्रमोटर साइट भी कहाँ पर मौजूद हैं, इस LAC-Z जीन के अंदर ही मौजूद है। T7 प्रमोटर और SP6 प्रमोटर, ये दोनों प्रमोटर जो है वो फेज के यानी बैक्टीरियोफेज के प्रमोटर हैं। और इंसर्ट जो अपन ने DNA इंसर्ट डाला है, जो अपन ने DNA निवेश डाला है, उस DNA को ट्रांसक्राइब करने में, यानी कि वहाँ उसको ट्रांसक्रिप्शन से पहले RNA प्रोब जो बनता है, उस RNA प्रोब के निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे ये जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो सकती है। और ट्रांसक्राइब होने का मतलब क्या हो गया, उसकी कॉपी बनना, उस जीन की भी कॉपी बनना जो अपन ने DNA इंसर्ट डालना, क्योंकि अपना मेन मकसद क्या है, उसकी क्लोनिंग करना, उसकी कॉपी बनाना। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर के रूप में अपन इसको काम में ले रहे हैं। लेकिन क्या, बड़ा DNA खंड, इससे पहले तक जो वेक्टर थे उसमें हम बहुत छोटा DNA इंसर्ट ही उसकी क्लोनिंग कर सकते थे, लेकिन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में हम अप टू 300 किलो बेस तक का DNA जो है इंसर्ट जो है उसकी क्लोनिंग भी कर सकते हैं, उसकी कॉपी भी मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका कंपोनेंट हो गया, T7 और SP6 जो इसका कंपोनेंट है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा वेक्टर अपन ने बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, जो ज़्यादा बड़े DNA खंड को क्या कर सकता है, मेंटेन रख सकता है, बिना उसमें रीअरेंजमेंट किए, बिना उसके अंदर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन किए, और साथ में क्या कर सकता है, उसकी एज सच कॉपी बना सकता है। चूंकि F प्लाज्मिड जो है अपने आप में एक बैक्टीरिया के अंदर लो कॉपी नंबर के अंदर रहता है। लो कॉपी नंबर का मतलब क्या हो गया कि स्वयं किसी बैक्टीरिया के अंदर F प्लाज्मिड या तो 1 या 2 ही होते हैं, लो कॉपी नंबर होता है उसमें। तो ऐसी स्थिति में जो अपना DNA इंसर्ट अपन ने इसके अंदर डाला है उसकी भी मेंटेनेंस ईजी होती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का चेंजेस होने की संभावना नहीं रहती। और ज़्यादा बड़ा DNA खंड होने के बावजूद भी वो एज सच यूं की यूं डॉटर सेल के अंदर उसकी कॉपी बनती है, बिना किसी उसमें रीअरेंजमेंट के या बिना उसमें किसी प्रकार के डिस्टॉर्शन के। तो ये इसकी खासियत है, कौन से, बैक की खासियत या बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की खासियत है। यहाँ अपन ने जो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया है वो कौन सा है, PCC1 बैक TM वेक्टर है। इसके कई सारे और दूसरे प्रारूप मिल जाएंगे, लेकिन ये एक कॉमन बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जो कि काम में लिया जाता है। नाउ इसको अपन देखते हैं कि यूज़ कहाँ पर है, इसका कहाँ पर एप्लीकेशन है। तो अपन देखते हैं कि इसको नॉर्मली अपन देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू मॉडल ऑफ डिजीज़, कुछ डिजीज़ मॉडल के अंदर इसका योगदान इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे अपन पहले देखते हैं इनहेरिटेड डिजीज़ के अंदर, यानी कि वो डिजीज़ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिटेड होती है। आनुवंशिक डिजीज़ जो है, आनुवंशिक बीमारियां जो है, उनके समझने के या उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे ये आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग में इस बैग का उपयोग किया गया है। जैसे डाउनी सिंड्रोम है, मनुष्य के अंदर होने वाला डाउनी सिंड्रोम है, अल्जीमर डिजीज़ है। हालांकि इसकी शुरुआती सफलता अपन को माइस में मिली है। माइस छोटी चूहे जो होते हैं उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, जैसे अल्जीमर डिजीज़ है, या जिनके अंदर कैंसरस सेल जो है ऑन्कोजीन स्टडी, उनकी स्टडी में बैग का उपयोग किया गया, क्योंकि इसमें बड़ा DNA खंड अपन क्या कर सकते हैं, डालकर कॉपी कर सकते हैं। तो इस DNA खंड के साथ साथ में इसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यानी कि इस जीन के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो प्रमोटर साइट्स हैं, वो प्रमोटर साइट्स कैसे काम करती है, कैसे ये जीन एक्सप्रेस होती है, उसको समझने में बैग इम्पॉर्टेंट साबित हुए हैं। क्योंकि बड़ा DNA है, बड़ा DNA खंड है, बड़ी जीन को एक साथ अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस समझ सकते हैं। तो इन बीमारियों को समझने में बैग का उपयोग किया गया, जिसमें अपन ने कुछ इन बीमारियों से संबंधित जीन्स को बैक में कॉपी किया है और फिर उनका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस समझा है। साथ में अपन देखते हैं कि इन्फेक्टियस डिजीज़ जो है, ये तो इनहेरिटेड डिजीज़ थी,
इन्फेक्टियस डिजीज़ जो है, संक्रमित रोग, जैसे वायरस की वजह से होता है, वायरस भी कौन से, या तो डीएनए वायरस की वजह से या आरएनए वायरस की वजह से कुछ डिजीज़ जो होती है, उन डिजीज़ को समझने में भी हमने बैक का उपयोग किया है, जिसमें अपन क्या करते हैं कि ये जो बैक बनाया अपन ने इन वायरस के डीएनए से, तो अब ये जो बैक वेक्टर है, ये वेक्टर भी स्वयं कैसा होगा, इन्फेक्टियस वेक्टर होगा, क्योंकि इसमें इन्फेक्टियस जीन मौजूद है, किसकी, वायरस की। और जब अपन इनको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं इस वेक्टर को, तो ये जस्ट लाइक वायरस की तरह ही क्या करता है, वहाँ पर डिजीज़ उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि इसमें वायरस की वायरुलेंट जीन जो है वो अपन ने बैक में क्या की है, कॉपी की है। तो यहाँ पर हम कैसे ये वायरुलेंट जीन होस्ट में जाकर काम करती है और किस तरह से फंक्शन करती है, उसको समझने में भी बैक का उपयोग किया गया है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का। तो रिसेंटली जो कोरोना वायरस है उसकी स्टडी में भी बैक का उपयोग किया गया। हालांकि आज की तारीख में अपन देखते हैं कि क्लोनिंग के लिए इससे नए मेथड आ गए हैं, बिल्कुल नए मेथड जो आज की तारीख, क्योंकि ये अपन बात कर रहे हैं 90s और 2000 के दौर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में अपन देखते हैं कि इनका जो क्लोनिंग है या सीक्वेंसिंग जो है या इनकी कॉपी नंबर जो है वो हम आसानी से बना सकते हैं, किसके द्वारा, या तो शॉटगन मेथड, सीक्वेंसिंग मेथड के द्वारा, या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के द्वारा हम आसानी से जो डीएनए इंसर्ट डाला है उसकी सीक्वेंसिंग ज्ञात कर सकते हैं, या पीसीआर मशीन के द्वारा इनकी कई सारी कॉपी आसानी से बना सकते हैं। तो इनिशियली लेवल पर बात कर रहे हैं ये सब समझने के लिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या, कैसे हम इनिशियल तौर पर जीन्स को कॉपी करते थे, उनका मेंटेनेंस रख रखाव करते थे, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी बनाते थे, तो वहाँ ये काम में आते थे वेक्टर। नाउ रिसेंटली उपयोग अपन ने देखा इसका किसमें है, कोरोना वायरस की स्टडी में भी बैक का उपयोग किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश की है इसमें और बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके।